हेलो, वेलकम टू दिस ऑनलाइन एनएलपी कोर्स। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप एनएलपी को बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। आपने अपने लास्ट वीडियो में सीखा कि एनएलपी किन पिलर्स के ऊपर खड़ी है। आपने जाना कि एनएलपी 6 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। यू, आउटकम, प्रीसपोजिशंस, रैपो, फीडबैक और फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, अपने लाइफ में इनको इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए, तभी इन सारे लर्निंग का आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो सिर्फ उसको समझ के आप छोड़ देंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एनएलपी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, मॉडल है। आपको इस मॉडल को बहुत बेहतर तरीके से समझना है दोस्तों। टाइम लेके अच्छे से पूरी तरह से कंसंट्रेट करके इस चीज़ को समझना है, क्योंकि आने वाली सारी चीज़ें इस पे ही बेस कर रहा है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल, जिसको मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि माइंड के लेबल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, राइट। साइकोलॉजी ये मानती है कि माइंड के 3 लेबल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एनएलपी क्या कहती है? कॉन्शियस माइंड कहती है और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को एक साथ मिला के वो अनकॉन्शियस कहती है। तो मतलब कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है एनएलपी में, राइट। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 90% पावर कहाँ है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास है, और 10% पावर किसके पास है? हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। और हमारी जो दिनचर्या है, जो हम दिन बिता रहे हैं, 95% जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू गाइड किए जाते हैं, और सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस होता है पूरे दिन में। जी हाँ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं, जो प्रोग्राम है, उसको समझना और ज़रूरत पड़े तो उसको रीप्रोग्राम करना, चेंज करना, और एनएलपी उसका टूल आपको प्रोवाइड करती है। तो हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, मान लीजिए वो एक घोड़े के जैसा है, ठीक है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो घोड़सवार के जैसा है। तो जो कॉन्शियस माइंड क्या है? वो एक राइडर है, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? एक हॉर्स है। तो ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़ा, इसके पास बहुत ताकत है और ये बहुत पावरफुल तरीके से अपने आप को चलाता है, राइट। तो मान लीजिए कि ये जो घोड़ा है और इस पे एक ऐसा पर्सन जो कॉन्शियस माइंड, जो राइडर बैठा है, और अब घोड़े को गाइड नहीं किया गया है, घोड़े को ट्रेन नहीं किया गया है, और घोड़ा बहुत पावरफुल है, तो ये घोड़ा क्या करेगा? जी हाँ, ये राइडर को पटक देगा। सही बात है। तो ऐसा ही हो रहा है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या कर रहा है? राइडर को पटक दे रहा है, मतलब कॉन्शियस माइंड को पटक दे रहा है बार बार। जब आप कॉन्शियसली ये सोचते कि कल से सिगरेट नहीं पीऊँगा, कल से मैं अपने वाइफ से ऐसे बात नहीं करूँगा, हस्बैंड से ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, ये कॉन्शियसली आप सोच रहे हैं राइडर के जैसा। पर घोड़ा क्या कर रहा है? उसको पटक दे रहा है, फिर से उसी पैटर्न को शुरू कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने घोड़े को ट्रेन करें। यदि आपने अपने घोड़े को ट्रेन कर दिया है तो वो आपको सही डायरेक्शन में खुद ही लेके जाएगा। जैसे आपने देखा ना कि कुछ ट्रेंड किए हुए घोड़े होते हैं जो मैदानी जंग में जाते हैं, या कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, वो घोड़ा क्या होता है? वो ट्रेनिंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको पता होता है कि कैसे मुझे भी जंप करना है, मुझे क्या करना है। तो आपको एक चीज़ समझनी बहुत अच्छी तरीके से कि एनएलपी आपको आपके घोड़े को, आपके अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का टूल देता है, और ये शुरुआत होता है यहाँ से। तो अभी हमको क्या करना है? हमें इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। तो शुरुआत करते हैं। होता ये है कि हमारे ज़िंदगी में हर दिन क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं।
राइट, जो घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, आप जॉब में गए, आपने खाना खाया, हर चीज़ एक इवेंट है। अब होता यह है कि जो बाहर इवेंट हो रहा है, हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको अपने अंदर रजिस्टर करता है। तो वो करता कैसे? वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा? विजुअल, ओके। दूसरा क्या हो गया हमारा? ऑडिटरी, जो हम सुनते हैं। तीसरा, जिसको हम लोग काइनेस्थेटिक फीलिंग कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं। मान लीजिए कि ये बोर्ड ठंडा या गर्म है, कैसे पता चलेगा? उसको छू के पता चलेगा, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, तो हमें छू के पता चलेगा। तो उसको साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं हम लोग? काइनेस्थेटिक कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है? स्मेल आता है, जिसको ऑल्फैक्टरी भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या है हमारा? टेस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? गस्टेटरी कहते हैं, राइट। सो जैसे कि अभी आप इस पूरे इवेंट को कैसे अपने ब्रेन में रजिस्टर कर रहे हैं? आप देख रहे हैं मुझे, सही बात है, बाहर मुझे देख रहे हैं, आप अपने विजुअल सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप चीज़ों को सुन रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं। यदि आपके आसपास कोई चीज़ें हैं तो आप उसको पकड़ के रखे हैं, या आपके हाथ में मोबाइल है, या आपका जो आसपास का टेम्परेचर है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। अब इस मेमोरी में जो बन रहा है, जो आपका इवेंट एक मेमोरी के साथ तैयार हो रहा है, उसमें अभी कोई स्मेल नहीं है। पर यदि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें लाइक अगरबत्ती जल रही है या खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आ रही है, तो ये भी इसमें अटैच हो जाता है। और साथ साथ यदि कोई चीज़ टेस्ट करने वाली हो, तो भी टेस्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड हमारे 5 सेंसेस के थ्रू किसी भी इवेंट को अपने अंदर रजिस्टर करता है। जैसे कि एक फूल है, अब फूल को देख के तो आप उसकी खूबसूरती को समझ सकते हैं, पर उसकी जो खुशबू है वो उसको आपके अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाक, अपने जो स्मेलिंग सेंस है, ऑल्फैक्टरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही बात है। आपने चीनी को देख लिया, पर आपको देख के मान लो चीनी का शेप एक अलग तरीके में, तो उतना समझ में नहीं आया। तो आप जब उसको टेस्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि ये चीनी है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। तो ये आपको टेस्ट करके ही पता चलता है, राइट। तो होता ये है कि बाहर से चीज़ों को हम क्या करते हैं? अपने ब्रेन में रजिस्टर करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, राइट। अब एनएलपी क्या कहती है कि इन 5 सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 सेंस होते हैं, VAK, राइट। और कभी कभी एनएलपी ये भी कहता है कि जो स्मेल और टेस्ट है वो काइनेस्थेटिक का ही हिस्सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बाहर से जब कोई चीज़ आपके ब्रेन के अंदर जाती है, जो सेंसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 सेंसेस ही होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? VAK, राइट। सो आपने यहाँ तक चीज़ों को समझा, ओके। अब आप एक चीज़ को समझना है कि अब आपने जो चीज़ें बाहर देखी, जो एक इवेंट बाहर चल रहा है, क्या वो चीज़ें आपके ब्रेन में एज इट इज़ जाके रिप्रेजेंट होती है, या उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाता है? आपको इसका क्या आइडिया है? नहीं है? नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब कोई भी इवेंट बाहर हो रहा है, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहा है, तो उसको इंटरनल वर्ल्ड में जाने से पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फिल्टर, ओके। हम क्या कहते हैं? उसको फिल्टर कहते हैं। अब ये फिल्टर 3 चीज़ों के साथ होता है। एक होता है डिलीशन, दूसरा होता है डिस्टॉर्शन, और तीसरा होता है जनरलाइजेशन। अब मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डिलीशन का मतलब होता है डिलीट कर देना। तो क्या आपने नोटिस किया कि मेरे हाथ में, मैंने फिंगर में एक अंगूठी पहनी है, ये ब्लैक कलर का इसका ढक्कन है, ओके ना। इसका जो ये हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ कर्व है, ये उंगली थोड़ी सी इसकी टेढ़ी है, या इस लाइन को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा तरीके से खींचा है।
मेरे माइक को आप देखें तो थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस नहीं की थी, आपका माइंड उसको क्या कर रखा था, डिलीट कर रखा था। पर क्या ये आपके आंखों के सामने था? जी हाँ, ये आपके आंखों के सामने था, पर आपके माइंड ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको वो देखता है, बाकी चीज़ों को वो क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है, राइट। जैसे कि आप मान लीजिए कभी बाहर जाते हैं और फिर वापस घर पे आते हैं और आपने बहुत लोगों को देखा रास्ते में, बहुत लोगों के चेहरे देखे। क्या आपको हर किसी का चेहरा याद होता है? नहीं, पर उन लोगों के चेहरे आपको याद होते होंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंस के साथ होती है, मतलब जो आपके माइंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपकी कोई पहचान वाले को आपने देख लिया, या रास्ते में कहीं दो लोग झगड़ रहे थे और आप वहाँ पे खड़े हो गए और आपने दोनों का चेहरा देखा, तो शायद आपको उन दोनों का चेहरा दिखे क्योंकि वो आपके ब्रेन में एक इंपॉर्टेंस के जैसा आपने उसको रजिस्टर किया। तो माइंड क्या करता है, जो चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको माइंड क्या करता है, अपने आप ही डिलीट कर देता है। तो होता ये है कि हमें एक बार में 4 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन मिलता है एक सेकेंड में, पर हमारा माइंड सिर्फ 2000 बिट ही प्रोसेस कर पाता है। जी हाँ, तो सोचो कितना पार्ट डिलीट कर देता है। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, जो आपके बैठने का जो शारीरिक पॉस्चर है, आप जो सांस ले रहे हो, आपका सांस पे आपका ध्यान नहीं था, सही बात है। आपका जो पैर जमीन पे लगा हुआ है और जो जमीन को टच करके जो उसके फीलिंग का एहसास हो रहा था, वो अभी आपको महसूस हो रहा होगा शायद, पर इससे पहले आपने उसको डिलीट कर रखा था आपके माइंड ने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक बार में हमारे पास आती हैं, पर हमारा माइंड क्या करता है, उससे बहुत छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर रखता है। तो डिलीशन इस तरह से होता है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ की मीनिंग बदल जाती है। जब एक चीज़ का मतलब बोलते हैं इसका मतलब ये है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। अभी कैसे होता है, मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठ के कुछ लिख रहा हूँ और आप आते हैं और आप मुझे आके कहते हैं गुड मॉर्निंग, और मैं आपको विश नहीं करता वापस। तो फिर आप किसी दूसरे के पास जाते हो और कहते हैं कि यार कितना घमंडी आदमी है ये, अपने आप को कितना कुछ समझता है, मैंने उनको विश किया, कोई रेस्पेक्ट नहीं है दूसरे के लिए। अब मेरा विश ना करना, शायद मेरा ध्यान किसी और जगह पे था, तो क्या हो गया कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन है, कितना घमंडी है। तो मेरा इस तरह से बैठना, विश ना करना, क्या हो गया, इसका मतलब मैं घमंडी हो गया। समझ में आई बात है। उसने मुझे इस तरह से देखा, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, राइट। अब पत्नी आती है अपने पति के पास, कहते कि आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। पति पूछता क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते बाहर में। अरे बाहर घुमाने लेके नहीं जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ। तो इसी तरह से क्या होता है कि आज लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। ऐसा है तो इसका मतलब वैसा है, राइट। वेरी गुड। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ आपके साथ 2-3 बार हो जाती है, एक एक्सपीरियंस बन जाता है, तो उसी से रिलेटेड जब तीसरी बार कोई चीज़ होती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्या करता है, जनरेट कर लेता है कि इस बार भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे वेंसडे को 10 बजे मिलूंगा। अब क्या है, वेंसडे को मैं 9:30 बजे आपको कॉल करता हूँ और कॉल करके कहता हूँ कि सॉरी कि आज मैं आपसे नहीं मिल सकता, कुछ अर्जेंट काम आ गया, लेट्स फिक्स इट फॉर नेक्स्ट टाइम। एंड हम क्या करते हैं कि हम फ्राइडे के लिए फिक्स करते हैं और 10 बजे का टाइम हमने फिर से फिक्स किया। अब फ्राइडे को भी मैं आपको 9:35 के करीब क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ और कहता हूँ सॉरी आज भी कुछ अर्जेंट काम आ गया है और मैं आपसे आज नहीं मिल पाऊँगा। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर मंडे का टाइम फिक्स करते हैं 10 बजे का। अब मंडे 9:35 के करीब आपका फ़ोन मेरा फ़ोन आपके पास आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आज भी इसीलिए कॉल किए हैं कि कैंसिल करेंगे इस मीटिंग को। सही बात है। तो क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस है
और उस एक्सपीरियंस को आपने रेफरेंस बना के क्या किया, अब सामने आपका माइंड क्या कर रहा है, जनरलाइज कर कि इस बार भी मेरे साथ ऐसा होगा। आप इंटरव्यू में गए, 2 इंटरव्यू में गए, आप 2 इंटरव्यू में फेल हो गए, आपका माइंड क्या कहेगा कि इस इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊंगा। आपने 2 रिश्तों में ट्राई किया, 2 रिश्ते आपके लिए अच्छे तरीके से नहीं रहे, तो आपको लगता है कि ये रिश्ता भी अच्छा नहीं रहेगा। आप एक शहर में गए और उस शहर में आप गए तो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ क्या हुआ कि आपका किसी ने जेब काट लिया, ठीक है, और ये 2 बार हो गया आपसे, 3 बार हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे सारे लोग जेब कत रहे हैं। तो माइंड क्या कहता है कि जनरलाइज कर लेता है कि हर कोई हर समय ऐसा ही होता है मेरे साथ। सही बात है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप नोटिस, अपने शब्दों को नोटिस करना कि मान लीजिए आप शादीशुदा है, यदि आपके वाइफ ने कोई चीज़ 1-2 बार की, या यदि आप वाइफ है और आपके हस्बैंड ने कोई चीज़ 1-2 बार की, तो क्या होता है, आप फिर बाद में जब उनसे बात करते हो आप कहते हैं हमेशा आप ऐसा करते हो। बच्चों के साथ भी हमेशा तुम ऐसा करते हो। हमेशा नहीं, उसने सिर्फ 2-3 बार किया। आया कहते कि सारे लोग आज सेल्फिश है, सारे लोग ऐसा करते हैं। सारे लोग नहीं, 2-3 लोगों ने किया होगा या 10 लोगों ने किया होगा, पर हम क्या कहते हैं सारे लोग। तो हमारा माइंड क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो जनरलाइज कर लेता है। अब सोचिए कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक इवेंट आपके माइंड के अंदर जाएगा, राइट। तो अब क्या है कि जैसे कि आप ये पूरा इवेंट आपने क्या कर दिया, आपने फिल्टर कर लिया, अब ये आपके ब्रेन में जाने वाला है। तो क्या ये एज इट इज जाएगा जैसा वो बाहर था? नहीं, इसका मीनिंग बदल जाएगा, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सही बात है। तो जैसे आप बाहर में जब चीज़ों को देखते हैं तो वो 3 फॉर्म्स में होता है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। उसी तरह से जब कोई चीज़ आपके माइंड के अंदर रिप्रेजेंट होती है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में जाती है, तो वो भी VA के जैसे ही जाती है। और यदि इवेंट ये बाहर 1 है तो ब्रेन में जाते जाते क्या बन जाता है, इवेंट 2 बन जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये एक्सटर्नल बाहर में क्या है कि जैसे कि आप मुझे अभी देख पा रहे, सही बात है, मैंने जो भी कपड़े पहने, हाथ में मेरा मार्कर, आप मुझे देख पा रहे, तो ये क्या है आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अब आप अपने आंखों को बंद करेंगे तो आप मुझे देख पाएंगे। सही बात है। तो ये क्या हो गया कि अब जो बाहर जो चीजें थी वो आपके ब्रेन के अंदर चली गई है, अब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड के अंदर चली गई है, राइट। उसी तरह से जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, यदि आप अपने आंखों को बंद करेंगे तो आप मेरे शब्दों को सुन पाएंगे। जैसे मैंने क्लासेस देने शुरू किए और जो चीज़ें मैंने सिखाई, मेरी आवाज़ आपके कान में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें अब इंटरनल वर्ल्ड में चली गई है। तो क्या होता है कि बाहर से इवेंट फिल्टर होने के बाद वो अंदर इसी 3 फॉर्म में जाके रजिस्टर हो जाती है। और जिसको NLP क्या कहता है, NLP कहता है PIR। PIR का मतलब होता है पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, क्योंकि हर कोई अपने तरह से चीज़ों को मीनिंग देता है। तो जो आपका परसेप्शन बनता है, ये परसेप्शन बनने का आपका प्रोसेस है। तो जो आपका परसेप्शन बनता है, जो आपका फिल्टर होता है, वो हर किसी से अलग होता है, हर किसी का अलग तरीका होता है परसेप्शन बनाने का, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन हो रहा है, ये डेफिनेटली किसी चीज़ के ऊपर बेस करके हो रहा होगा, राइट। तो जो जिन चीज़ों पे ये बेस करता है वो इन चीज़ों के कारण से होता है। वो होता है हमारा बिलीव्स, वैल्यूज, डिसीजंस, पास्ट एक्सपीरियंस, मेटा प्रोग्राम, ओके। देन इसमें एटीट्यूड भी है और कुछ और भी चीज़ें हैं, पर ये मेनली चीज़ें होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेस पे क्या होता है, आपका ये फिल्टरेशन होता है, और ये ऑटोमेटिक है, ये लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है। पर यदि आप यहाँ पर चेंजेस लाते हैं इस पार्ट पे, तो आपका फिल्टर करने का तरीका बदल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप
देखते हैं कि एक पर्सन का बिलीफ ये है कि आज दुनिया में हर एक इंसान मतलबी है, सेल्फिश है। तो बाहर में एक इवेंट हो रहा है, इवेंट ये है कि एक पर्सन बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहा है। तो मेरा बिलीफ यदि ये है कि मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान मतलबी, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरा परसेप्शन क्या बनेगा कि जो खाना खिला रहा है इसके पीछे से कुछ मतलब है, क्योंकि आज बिना मतलब का कोई कुछ नहीं करता। सही बात है। पर उसी जगह मेरा बिलीफ ये रहा कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं। तो जब अब मैं इस बिलीफ के साथ हूँ तो मुझे क्या लगेगा, मुझे ये लगेगा कि वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों को हेल्प कर रहा है। तो इवेंट तो वही है, एक बंदा बाहर खाना खिला रहा है, पर जिसका बिलीफ बदला हुआ है, एक बिलीफ ये कह रहा है कि लोग सेल्फिश होते तो अलग तरीके से परसेप्शन बनाएगा, और जो ये कहता है कि लोग अच्छे होते तो उसका परसेप्शन अलग बनता है। उसी तरह से यदि आपने एक बिलीफ अडॉप्ट कर लिया, वो ये है कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस। आप ये मानते हैं कि जो भी कुछ इस दुनिया में होता है उसके पीछे क्या होता है, एक मकसद होता है। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ अच्छा हो या बुरा हो, आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें मकसद ढूंढेंगे, आप उसके पीछे का पर्पस ढूंढेंगे। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे इस परसेप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए ये दो फोटोग्राफ है, ठीक है, और जो एक जैसा दिखता है, ओके, तो ये 1 है और ये 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब किसी चीज़ को मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ, मतलब उसका मतलब बदल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ों को जनरलाइज करता हूँ, मतलब अपने मन से उसको बनता नया तैयार करता हूँ। अब मुझे आप देखिए इस जिस पिक्चर को मैंने बनाया है, क्या ये दोनों पिक्चर सेम है? नहीं, इसका पूरा मतलब बदल चुका है। उसी तरह से जो बाहर इवेंट होता है उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो अंदर आता है तो वो बिल्कुल अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब इसके लिए लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं। बाहर एक घटना हो रही है और दो लोग खड़े हैं, वो कहता है इसमें ये है, दूसरा कहता है उसमें वो है। बाहर जो किसी को नहीं दिख रहा है, लोगों के अंदर की जो रियलिटी है उसको ही लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मतलब आज कोई भी रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहा है, हम हर कोई अपने परसेप्शन की दुनिया में रहते हैं। मतलब ऐसा है कि जो आपके माइंड के अंदर है, माइंड क्या करता है उसी को बाहर प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्टर देखा ना आपने, जो लाइट बाहर ऐसे छोड़ता है, तो आपका माइंड क्या करता है, जो चीज़ें अंदर उसको बाहर वो प्रोजेक्ट करता है। बाहर से कुछ अंदर नहीं है, तो जो आप बाहर अंदर से बाहर जो देख रहे हैं उसी को आप सच मानते हैं, और उसका प्रोसेस पूरा इस तरह से होता है। राइट। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड। अब क्या होता है कि जब PIR बन चुका है, ओके, तो होता यह है कि जिस तरह के आपके माइंड में विचार होते हैं, आपका जिस तरह का PIR होता है, आपका फिजियोलॉजी, मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज क्या है उसी के जैसा अडॉप्ट कर लेता है। मतलब जो दिमाग में चीज़ें चल रही है, बॉडी क्या करता है, अपने आप उसको क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं और आप उदास हैं, तो आपका शरीर क्या होगा, फिजियोलॉजी, जब NLP फिजियोलॉजी की बात करती है तो वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज भी नहीं होती है, सिर्फ जेस्चर पॉस्चर नहीं होता है, ब्रीथिंग भी आता है इसमें, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है, हमारा मसल टेंशन आता है। जैसे कि आप अलग टाइम पे अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, आप घबराहट में अलग तरह से ब्रीथ करेंगे, आप जब किसी को प्यार कर रहे तो आपके ब्रीथिंग अलग होगी, आप जब नर्वस है तो आपकी ब्रीथिंग अलग होगी, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपकी ब्रीथिंग अलग होगी। तो हर तरह की हर सिचुएशन की अलग अलग ब्रीथिंग है। तो वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में आती है जो आप सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से फिजियोलॉजी को कैलिब्रेट करते हैं। ओके, तो अब क्या है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उदास हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा सोच चल रहा है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा,
उसकी सांसें छोटी हो जाएगी, कंधा झुक जाएगा, चुपचाप से बैठ जाऊंगा। तो दिमाग में जो चल रहा है, बॉडी क्या क्या उसको अपने आप ही अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है, राइट। उसी तरीके से यदि बॉडी में कुछ होता है तो उसका असर आपके माइंड पे पड़ता है। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपका मन क्या करता है, डांस करने का करता है, अच्छे से बात करने का करता है। पेट दर्द के किसी तरह का दर्द, हेडेक हो गया, किसी तरह का दर्द, तो आपका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सही बात है। तो जैसे ही आपका PIR होगा वैसे आपकी फिजियोलॉजी बन जाएगी, और इसका ऑपोजिट भी है कि जैसे आपका फिजियोलॉजी होगा वैसा आपका PIR बन जाएगा। मतलब कि जब आप नाच रहे हैं, खुश हैं, आप कूद रहे हैं, तो क्या आप उस समय डिप्रेस्ड हो सकते हैं? आपके सोच में कोई वरी आ सकती है जब आप डांस करें, म्यूजिक चल रहा है? नहीं, क्योंकि आपका फिजियोलॉजी क्या कर रहा है, खुशी के फीलिंग को जनरेट कर रहा है, आपका सोच भी वैसा। तो बॉडी में यदि कोई चेंजेस करेंगे तो उसका असर हमारे माइंड पे पड़ेगा, और माइंड पे कोई चेंजेस करेंगे तो उसका असर हमारे बॉडी पे पड़ेगा, राइट। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो NLP इसी को कहते हैं स्टेट, और स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं उसको, ठीक है, स्टेट और या स्टेट ऑफ माइंड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है। और हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम उसी के बेस पे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। चलो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक बेटा है, तो अब क्या है कि आपका बेटा एक गलती करता है, तो जब वो गलती करता है एक बार, तो आप उसको प्यार से समझा के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपका बेटा वही गलती करता है, तो आप उसको डांटते हैं और पीट देते हैं। ऐसा क्या हो गया? गलती तो सेम है, लड़का भी वही है, पर ऐसा हुआ क्या? हुआ ये कि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस समय अलग था जब आपने उसको प्यार से समझाया, और आपका माइंड इस समय, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड इस समय अलग है जब आप उसको गुस्सा कर रहे हैं। तो बाहर जो चीज़ें हो रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस तरह का आपका स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड क्या करता है, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो पूरा बिहेवियर है वो स्टेट ऑफ माइंड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप देखो कि NLP ने कितने अच्छे से चीज़ों को सेट किया है कि आपका बिहेवियर कैसे बनता है। आपका बिहेवियर आपके स्टेट ऑफ माइंड पे बेस करके बनता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनता है, PIR और फिजियोलॉजी को मिला के बनता है। PIR कैसे बनता है, PIR बाहर की इवेंट को फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद PIR बनता है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन इन चीज़ों के बेस पे होता है। तो आप इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ, सही बात है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपके जो मेमोरी बैगेज है, ठीक है, जो आपका अब तक का जो पूरा मेमोरी रहा है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए बहुत सारे PIR है, ओके। PIR का मतलब आपकी मेमोरीज, ठीक है, बहुत सारी PIR है, राइट। अब जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रिसोर्सफुल और दूसरा होता है अनरिसोर्सफुल, ओके। तो रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड मतलब हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, क्रिएटिविटी, एक्सटेसी, ये सारे क्या है, आपके रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है। नाउ अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, डर, फियर, एंगर, उसके बाद आपका फोबिया, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ओके, एंजाइटी, ये सारे वरी, ये सारे आपके क्या है, अनरिसोर्सफुल आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो मान लीजिए आपका जो PIR है, यदि आपकी जो मेमोरी ये सब बहुत ज़्यादा अनरिसोर्सफुल रही, जो आपकी PIR है, जो अब तक आपकी मेमोरी बनी है, ये बहुत सारी जो आपके माइंड में यदि उसकी क्वांटिटी अनरिसोर्सफुल ज़्यादा है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। सही बात है, आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने देखा है आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि बाहर एक घटना घट रही है और
आपके माइंड में उससे रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे मेमोरी है बाहर जो हो रही है, उससे रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे उसी तरह के मेमोरी है। बाहर मान लीजिए कि आप जॉब में गए और जॉब के लिए आपने ट्राई किया, आपको नौकरी नहीं मिली। अब ऐसा आपके पास बहुत सारी मेमोरीज है, पहले से आपने जॉब के लिए ट्राई किया था पर आपको जॉब नहीं मिला, उसके कारण से आपको बहुत तकलीफ से झेलना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, आप रेफरेंस लेंगे और आपका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो PIR की क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा क्या है, वो अनरिसोर्सफुल है। और यदि किसी के माइंड में ये बहुत रिसोर्सफुल PIR है, मतलब बहुत सारी जो मेमोरीज है वो रिसोर्सफुल है, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली रिसोर्सफुल होगा। इसलिए होता है ना कि कुछ लोग बिना मतलब के खुश होते हैं और कुछ लोग बिना मतलब के दुखी रहते हैं। सही बात है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनके PIR उनको इस तरह के बिहेवियर के लिए फोर्स करता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि NLP क्या करता है, आपको टूल देता है कि आप अपने PIR को बदल सकते हैं, आप अपने मेमोरी को चेंज कर सकते हैं। यही NLP सिखाता है आपको। NLP ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका जो स्टॉक है, जो आपने स्टोर कर रखा बहुत सारे PIR जो अनरिसोर्सफुल है, NLP क्या करता है, आपको टूल देता है कि आप उन हर एक अनरिसोर्सफुल PIR को क्या कर सकते हो, खत्म करके, मीनिंग को चेंज करके, उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके एक नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते पूरे अच्छे PIR से। और जो आपके अच्छे PIR हैं आपके माइंड में, उसको भी क्या कर सकता है, NLP टेक्निक्स के साथ इन्हेंस कर सकता है, जिससे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा बहुत ही अच्छा रहे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो NLP मानता है, स्टेट इज एवरीथिंग। आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड, कि आप किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। और आपके स्टेट ऑफ माइंड को यदि आपको मैनेज करना है तो आपको इन एरियाज पे काम करना है, और इसी का टूल आपको NLP प्रोवाइड करता है, राइट। तो आई बिलीव आपने इन पूरे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि होता यह है कि जब इंसान कोई चीज़ बोलता है, किसी को एक घटना हुई और उस घटने को जब वो किसी और को शेयर करता है, तो बोलते समय भी क्या होता है, वो इस प्रोसेस को कहता है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। तो मतलब सच्चाई कोई नहीं देख रहा है, ना सच्चाई कोई बोल रहा है, वो इंसान वही बोल रहा है जो इंसान के माइंड में, मतलब इंसान अपना E2 बताता है, E1 तो किसी को पता भी नहीं है, E1 क्या था किसी को नहीं पता। मान लीजिए घटना हुई, मैं आपको उस घटने को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं उसमें कुछ चीज़ों को डिलीट कर दूंगा, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से मतलब बदल दूंगा और कुछ चीज़ों को मैं जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक टीचर हो, आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आपने क्या पढ़ाया, E1, स्टूडेंट के ब्रेन में क्या गया, E2। स्टूडेंट क्या लिखेगा, अपना अपना अलग ही एक स्ट्रक्चर लिखेगा, वो क्या लिखेगा, वो E2 लिखेगा, उसको लिखना क्या है, E1 लिखना है। तो यही होता है। तो जब हम बाहर के इवेंट में हैं, जो इवेंट बाहर हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा E1 होता है, इवेंट 1 होता है। जब वो ब्रेन में अंदर रिप्रेजेंट होता है, तो वो रिप्रेजेंट जब होता है तो वो E2 बन जाता है, और जब आप उसी इवेंट को किसी को बताते हैं तो वो E3 बन जाता है। मतलब जो रियलिटी है, उस रियलिटी को लोग आज एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपके परसेप्शन का जो तरीका है वो कैसा है, राइट। सो आई बिलीव कि आपने इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा। अब मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ। टास्क ये है कि आपको अपना फिल्टर समझना है कि आप कहाँ कहाँ डिलीट कर रहे हो, किन चीज़ों को डिलीट कर रहे हो, किन चीज़ों को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो और किन चीज़ों को आप जनरलाइज कर रहे हो। पहली चीज़ अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपने कब डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया और जनरलाइज किया। मान लीजिए कि आपके वाइफ ने आपको कुछ कहा और आप बोले कि उसको तो मेरे लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा करती है। तो आपको अपने आप को क्या करना है, ध्यान देना, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डिस्टॉर्ट किया,
कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, उसने ऐसा बोला इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा माइंड क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। वो हमेशा ऐसा करती है, जनरलाइज कर रहा है। डिलीट क्या करे कि उसने मुझसे तो पहले बहुत सारे प्यार से बातें की है, अच्छा से बिहेव किया है, तो माइंड क्या करे, उसको तो डिलीट कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपका माइंड कब क्या कर रहा है। दूसरा टास्क है, जब आप लोगों को सुनेंगे तो आपको नोटिस करना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। उनको बोलते समय आपको ध्यान देना कि वो कब डिलीट कर रहे हैं, कब डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कब जनरलाइज कर रहे हैं। आप एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल का मतलब होता है आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एक कला प्रश्न पूछने की। हम प्रश्न पूछ के लोगों के ब्रेन में उन चीज़ों को प्लांट करते हैं, उनकी उन रिसोर्सेस को बाहर निकालते हैं जो उसके अंदर है। तो ये उसके बेस पे होता है। जो डिलीट कर रहा है बोलते समय, तो डिलीट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टॉर्शन के अलग क्वेश्चंस होते हैं और जनरलाइजेशन के अलग क्वेश्चंस हैं। तो अब भी से भी आप ध्यान देंगे कि एक बंदा क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है, तो आप उसी के अनुसार जब क्वेश्चन सीखेंगे कि किसके साथ मुझे कौन सा क्वेश्चन यूज करना है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये लोगों को मदद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। सो आई बिलीव आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। जो नोट्स आपको मिला है, पीडीएफ आपको जो मिला है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। कुछ और भी चीज़ें, कुछ पिक्चर्स है उसमें, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा कि आप उन नोट्स को एक बार फिर से पढ़ें इसको सीखने के बाद, और आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो आपने आज सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।